नमस्कार, मैं मधु चौरसिया। एमए टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में प्रेजेंटेड बाय नारी टू नारायणी, प्रेजेंटेड बाय इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन। आज का हमारा टॉपिक बहुत खास है। ये है कैंसर स्पेशल डे पर, और आज हम बात करेंगे कैंसर अवेयरनेस के बारे में। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं जो कि खुद कैंसर सर्वाइवल रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस बीमारी के साथ जूझ कर इससे बाहर निकले हैं। तो हमारे साथ विजया देव जी हैं, और हमारे जो दूसरी गेस्ट हैं वो दिव्या माथुर हैं। हमारे साथ एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जुड़े हैं, विवेक मोहन जी। तो सबसे पहले मैं विजया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी इस शो में। विजया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि नमस्कार। कैंसर होने का पता आपको कैसे चला। नमस्कार। मैं विजया दवे और मैं एज ऑफ 34 की थी तब मुझे कैंसर का पता चला। और काफ़ी यंग एज में एक्चुअली इस होना कैंसर का इस बहुत डिफिकल्ट टास्क था। स्पेशली मेरे एक लंप हो रहा था ब्रेस्ट के अंदर। एंड जैसे छोटा छोटा ग्रो हुआ मुझे पता नहीं चला, क्योंकि ब्रेस्ट का कैंसर राइट हैंड ब्रेस्ट कैंसर में था। तो उसमें एक्चुअली वो ग्रो होते होते इतना बड़ा हो गया कि आई डिडंट इवन रियलाइज इट्स गॉन सो बिग एंड इट वाज जैसे बिल्कुल पेनफुल नहीं था। तो मैं उसके बारे में सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, अजीब सी फीलिंग हो रही थी। देन आई जस्ट स्पेंड टाइम लाइक लिटिल लॉन्गर। फिर एकदम से ऐसा जैसा एकदम बहुत बड़ा हो गया। देन आई वेंट टू द डॉक्टर, फिर जीपी ने चेक किया तो वो ब्रेस्ट का मॉड्यूल्स निकला बेसिकली। तो आई वाज इन लास्ट स्टेज, बेसिकली थर्ड टू फोर्थ स्टेज पे मेरा कैंसर ग्रो हो चुका था जब तक। एंड आई वाज लाइक रियली शॉक्ड माई सेल्फ इन दैट सो यंग एज में। और स्पेशली आई हैव टू डॉटर्स, वन इज 9 एंड वन इज 5। एंड इन दैट सिचुएशन में थोड़ा इमोशनल हुई मैं। बट उसके साथ साथ में मैंने डॉक्टर के साथ में कम्युनिकेशन किया। एंड द डॉक्टर वाज रियली हेल्पफुल, द नर्सेस रियली मेरे को काफ़ी मदद करी इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और मैं धीरे धीरे मतलब इस स्टेज तक पहुंची कि डॉक्टरों ने मुझे थर्ड स्टेज कहने के बाद में भी आई बीन थ्रू ऑल द ऑपरेशंस एंड आई रिमूव्ड माय होल ब्रेस्ट बेसिकली। एंड शॉर्टकट में मैं बोलूँगी कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ऑल दिस थिंग्स के साथ में मुझे निकलना पड़ा। एंड it's just it was really shocked when I found. But then the really I would say the doctors is really good in UK, and they treated me really well. And I had a cure operation basically, and that gives me a more motivation to live my life strongly. And when I see my girls is growing up, I mean the little girls, तो उनके साथ में मुझे और थोड़ा ये होता था कि मैं रोऊँ नहीं, एक तरफ मेरे इमोशनल को छोड़ूँ, और मैं उनको देखते हुए, उनके साथ रहते हुए मैं आगे बढ़ी। और मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया उसका। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर कभी-कभी ऐसा लगता है लोगों को कि हम डर गए, कुछ ऐसा हो गया कि उससे हमको फिज़िकली अफ़ेक्ट होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये सोचते हैं कि आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं और आपको उसमें से निकलना है, तो आप बस ये सोचें कि बच्चों के साथ में जो है अ, उनको देखते हुए आप उस कैंसर को फाइट कर सकते हैं। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे साथ जो डॉक्टर्स एंड नर्सेस थे कैंसर पे ट्रीटमेंट के थ्रू, दे रियली सपोर्टेड मी। ओके, आप वर्किंग हैं, तो ऐसे में जब पता चला आपके वर्क प्लेस पे, तो क्या उसका असर आपके वर्क पे हुआ, या उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला आपको, और वहां पर भी एक्चुअली आपको ये आज़ादी मिली। एक्चुअली यस, मेरे वर्क प्लेस पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, आई मस्ट से दैट। बिकॉज मेरे मैनेजर्स, आई एम अ सेल्स एडवाइजर, सो आई वर्क थ्रू जहाँ भी मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे मैनेजर्स का, पर्सनली स्टाफ का बहुत ही अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिला था। और आई बी लाइक मैं 6 महीने के लिए ऑफ थी वर्क से। एंड उसके बाद में जब कीमोथेरेपी भी हुई तो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला वर्क के थ्रू। और बेसिकली जैसे सारे सब लोग बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई मुझे नेगेटिव तरीके से ले रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है।
एंड मुझे वर्क प्लेस पे तो उल्टा ज़्यादा सपोर्ट मिला था थ्रू आउट ऑल दिस ट्रीटमेंट। ओके, हमारे साथ डॉक्टर विवेक मोहन जुड़े हुए हैं, वो स्पेशलिस्ट है इसके। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी अब। विवेक जी, जैसा कि आपने सुना विजया जी को कि उनको ब्रेस्ट का कैंसर था, अगर विजया जी कुछ आपसे जानना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं विजया जी विवेक जी से। हाँ, सॉरी, हेलो डॉक्टर धन्यवाद साहब, आपने। नमस्कार। नमस्ते सॉरी। नमस्ते। क्योंकि एक्चुअली कैंसर का तो ऐसा है कि ब्रेस्ट का ऐसा लगता है कि लाइफ एंड हो गई है, बट एंड द एंड द डॉक्टर्स, जैसे आप जैसे डॉक्टर्स रहते हैं तो हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। और स्पेशली कैंसर से जो भी जुड़े हुए रहते हैं, या आई वुड से, तो वो एक अलग ही लगाव देते हैं, डॉक्टर्स भी एंड सब नर्सेस भी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो ट्रीटमेंट में हमको पता नहीं चलता है कि हम ट्रीट ले रहे हैं, और हमारे साथ में रियली रियली में डॉक्टर्स का बहुत सपोर्ट रहता है। तो थैंक्स especially to the doctors and nurses। और मैं ये एक बात पूछना चाहूंगी कि मुझे एक क्यूरियस रहती है ऑलवेज माइंड में कि मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट ब्रेस्ट में कि दोबारा क्या चांसेस है कि वो कैंसर आ सकता है क्या? अम, जी, आप सब लोगों को धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और अ, विजय जी, आपकी बातें सुनकर बहुत बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगी कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी ट्रीटमेंट हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों में इन बातों को ज़रूर शेयर करें कि कैंसर से जी। घबराने का नहीं है। कैंसर की हम्म। जांच करवाएं और उसकी ट्रीटमेंट कराएं। आपके क्वेश्चन के बारे में जो आपने बोला कि क्या मुझे आगे फिर से कैंसर हो सकता है। तो देखिए, आप जिस कैंसर सेंटर में आपने अपना इलाज करवाया होगा, उन्होंने आपको ईयरली या तो मैमोग्राम या फिर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग या एमआरआई स्कैनिंग के लिए आपको ईयरली इनविटेशन देंगे। प्लस जी। डिपेंडिंग अपॉन, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ विजय जी, मैं ब्रेस्ट कैंसर इन जनरल बता रहा हूँ या। कि बहुत तरह के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जैसे हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोन नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। HER2 रिसेप्टर एक प्रोटीन होता है कैंसर सेल के ऊपर में, अगर वो एक्सप्रेस्ड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। उसके लिए हम हम्म। लोग एंटी कैंसर एक दवा होती है जिसको हम लोग ट्रास्टुजुमैब कहते हैं, और आम भाषा में उसे हर्सेप्टिन भी बोला जाता है। वो भी 1 साल के लिए जी। देते हैं। और जिन हम्म। लोगों को हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होती है, उनको 10 साल के लिए एंटी ईस्ट्रोजन का दवा दिया जाता है, जो प्रिवेंट करता है जी। या इंश्योर करता है कि आगे कैंसर हम्म। नहीं आए। तो जी। प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट भी है। और सबसे सबसे जो आज के दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन्फॉर्मेशन। आपको जी। पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्ट करें, और उसको जैसे कहते हैं कि आप महीने में एक बार अपने आप का हम्म। निरीक्षण करें। जैसे आप अपने आप को जी। एग्जामिन करें, तो ये हम अपने सारे मरीजों को बताते हैं कि आप महीने में कोई एक दिन चुन लें। या पहला, जैसे जी। फॉर एग्जांपल, आप एवरी फ्राइडे ऑफ जी। द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ आप अपने आप को देखें, गले में, अ, बगल या। में या ब्रेस्ट में कहीं पे कोई गांठ है हम्म। क्या? लेकिन ये बार-बार नहीं देखना है, सिर्फ़ महीने में 1 बार देखना है। अगर एक आप बार यहाँ, हाँ। 2 महीने में देखेंगे तो थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर आप हर हम्म। दिन देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि गांठ है भी कि नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाँ। महीने में 1 बार अपने आप को निरीक्षण करें, अपने आप को देखें कि कहीं कोई गांठ जी। तो नहीं बन रही है गर्दन में, या फिर जी। जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन के पीछे जी। में दोनों तरफ, हम्म। और जो बगल में अपने आर्म पिट्स में देखें कोई गांठ तो नहीं आ रही है, और अपने ब्रेस्ट को भी एग्जामिन करें महीने में 1 बार। जी। तो जी तो डॉक्टर इन साहब, सब आपने ये बात चीजों। बिल्कुल सही है। जी। जी तो डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल जिनको सही बात जिनको कही है ये। जी, जी। बिल्कुल मैं आपसे विवेक जी जानना चाहूँगी, जिनको कैंसर हो चुका है, क्या उन्हें ही चेक करना चाहिए बार-बार, या जो नॉर्मल हैं उनको भी ये चेक करना चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स में कोई गाँठ तो नहीं चलिए, पड़ तो रही है इस इसको तरीके की? तो थैंक यू, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके थ्रू मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, किसी को कैंसर है या नहीं है, अपने आप को जिस वक्त, जैसे हम लोग रोज ब्रश करते हैं, कंघी करते हैं, कपड़ा पहनते हैं,
ठीक है? उसी प्रकार अपने शरीर का निरीक्षण खुद करना है महीने में 1 बार। और इनमें से इम्पोर्टेंट होता है जब हम थोड़े से उम्र में, जब हमारी पढ़ाई-लिखाई हो जाती है, हम सेटल कर जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने शरीर को टटोलें, देखें, जाँच करें। बहुत आसान है, बाथरूम में नहाते वक़्त, कपड़ा चेंज करते वक़्त, कि अपने आप को देखें, कहीं मेरे कोई गाँठ तो नहीं है? लेकिन आप फ़िक्स कर लें कि भाई आप अपने आप को 10 मिनट देंगे, महीने के कोई 1 दिन, जिसमें आप अपने गर्दन को, आप अपने जो कॉलर बोन के पीछे है की जगह है उसको, या आर्मपिट्स में या ब्रेस्ट में, और अम, लड़कों में टेस्टिकल्स का एग्ज़ामिन करना। ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अपने चाहे आपको कैंसर हुई हो, चाहे नहीं हुई हो, ये सबको ये महीने में 1 दिन करना चाहिए। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप हफ़्ते में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 6 महीने में करने की आवश्यकता नहीं है, बट महीने में 1 बार आपको ये करना है, इससे आपको ही फ़ायदा करना होगा। चाहिए। जी, जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। विजय जी, आपके पास समय का अभाव है, तो अगर आप जी, जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। अब जी, मैं आमंत्रित थैंक करूँगी यू। दिव्या माथुर जी को। आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। दिव्या जी हमारे साथ हैं। दिव्या माथुर एक साहित्यकार हैं और खुद भी कैंसर से जूझ चुकी हैं। तो मैं दिव्या जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। दिव्या जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अ, जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी दिव्या जी, जब आपको कैंसर का पता चला, तो उस वक़्त आपके मन में क्या-क्या विचार उठ रहे थे? क्योंकि जब कैंसर का पता चलता है तो हम बहुत सारे नुस्खे आज़माने लगते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आपके मन में कुछ अजीब-अजीब से विचार उठने लगे, आपको बहुत सारे सजेशंस आने लगे? कैसा रहा आपका अनुभव? हाँ, ये तो हुआ। बहुत सारे दोस्तों ने कहा आयुर्वेद का कर लो, और साउथ इंडिया में कोई है उसका दवाई शुरू कर दो, और ये सब। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो मेरा कैंसर था वो बहुत अलग तरह का था। आई वाज एक्सपेक्टिंग हमारी फैमिली में कैंसर है, मेरी मदर को था, बहन को, अब छोटी बहन को भी है लंग कैंसर। तो पर जो मुझे हुआ वो मुंह में था, तो हलक पर हाला था और कुछ नहीं था। तो जब वो ठीक नहीं हुआ तो मैंने अपने जीपी से कहा, और उनको अवेयर नहीं है इस बात का ना कि जो ओरल कैंसर है उसके बारे में यहाँ जीपीस को ज़्यादा नहीं पता। तो मैंने हैबल में हेल्थ फेयर में रहती, वहाँ पर उसने मैंने जाके जीपी से कहा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि 1 महीना हो गया ये ठीक नहीं हो रहा। तो जो एंटीबायोटिक देते रहे, जब मैंने शोर मचाया तो मेरे को उन्होंने ईएनटी में भेज दिया, फिर डेंटिस्ट के पास भेज दिया। उसने कुछ किया नहीं। तो फिर डेंटिस्ट को जब दिखाया, उसने बोला अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो, यू शुड स्ट्रेट गो टू मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो फिर भी जीपी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे बेटे ने जाके वहाँ बहुत शोर मचाया कि वो उसको कैंसर है, और वो डेंटिस्ट कह रहे हैं कि एकदम जाओ, देर मत करो, और आप उसको रेफर नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से रेफरल मिला, उसके बाद सब बहुत स्मूथ सेलिंग था। डॉक्टर विश्ववादिया है नॉर्थविक पार्क हॉस्पिटल, पहले वॉटफोर्ड में गए, फिर हैमल हेम्पस्टेड में, सेंट ऑल्बन्स में, फिर उन्होंने नॉर्थविक पार्क में मेरा इलाज हुआ। और तब उसके बाद बहुत सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत तेजी से हुआ। जिस दिन मेरे को देखा उन्होंने उसी दिन सारे टेस्ट वेस्ट खड़े खड़े करवा दिए, और एकदम उन्होंने बता दिया कि ये बहुत मेजर ऑपरेशन है, 12 घंटे का, और उसमें बहुत सारे सर्जन इन्वॉल्व थे। तो और पता नहीं मैं बाद में मेरी आवाज आएगी नहीं, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं। अभी भी मुझे मुश्किल होती है बोलने में, ऑब्टूरेटर लगाना पड़ता है। तो हाँ, वो था ये सब। पर और ये भी था कि कभी सुना नहीं था तो बहुत परेशान थी कि मैं पीती नहीं हूँ, तम्बाकू नहीं खाती हूँ, जो भी उसके साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं वो कुछ नहीं करती। तो मैंने कहा ये मुझे क्यों हुआ? पर क्योंकि मेरे जीन में है, मेरे फैमिली में है, तो हुआ। लेकिन फिर मैंने फेसबुक पे अपना वो खोला, एक हेल्थ की साइट खोली अपने फ़ोन पर ताकि लोगों को बता सकूँ कि आप ध्यान रखिए, और छाला हो उसको लाइटली मत लीजिए। और तो इस तरह से मैंने अवेयरनेस भी फैलानी शुरू कर दी साथ-साथ। इट टूक मी अ लॉन्ग टाइम टू बी नॉर्मल, क्योंकि इतना लंबा एनेस्थीसिया की वजह से मुझे बहुत हैलुसिनेशंस आते थे, और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी लिखने पढ़ने में भी।
स्पेलिंग गलत करती थी, जैसे THE लिखना है तो TEH, और मैं देखती थी, मुझे पता है मैं गलत लिख रही हूँ, पर जब मैं पढ़ती थी, जब लिखती थी तो फिर मैं वही लिखती थी। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बोलना एक तरह से फिर से सीखा, क्योंकि मैं ना को ना बोलती थी और मेरा दिमाग नहीं मानता था, तो मैं सोचती थी लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं ठीक बोल रही हूँ और ये कह रहे हैं तुम ठीक नहीं बोल रही। नहीं तो बोल ये रही सब सुविधाएं थी, बट हो गया। काफी काटा जी जी पीटी हुई। हाथ, गले की यहाँ से पूरा ये काटा, यहाँ से अंदर हाथ में पूरा वो लेके नर्व में डाली गई, हलक हलक निकाला गया, पैलेट, और उसको रिप्लेस किया, और वो मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उसको निकाला गया। तो आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स, बट जी थैंक गॉड आई कैन टॉक नाउ। जी विवेक जी, जैसे बहुत कि समझ। दिव्या जी ने बताया, जी जी विवेक जी, जैसे कि दिव्या जी जी ने बताया कि उनके जनरेशन में ये बीमारी रही है, क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, कुछ बीमारियों में हमें पता है कि वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। तो जिन जिन बीमारियों में फैमिली दर फैमिली या पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर होती है, उनमें आप देखेंगे कि काफ़ी डेंस फैमिली हिस्ट्री होती है। यानी कि एक पीढ़ी में बहुत सारे लोगों को उसी तरह का या उनसे रिलेटेड कुछ कैंसर होता है। अम, ये बातें जैसे मैं आपको एक ब्रेस्ट कैंसर के एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने कुछ जीन्स डिस्कवर किए हैं रिसर्च में, जिसको कहते हैं ब्रैका जीन, BRCA ब्रैका जीन होता है, ब्रैका जीन 1, ब्रैका जीन 2 और अब रैड 51। तो तरह तरह के जीन हम डिस्कवर कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर उन जीन में कुछ जैसे जीन होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है, अगर उस ब्लूप्रिंट में कुछ खराबी हो तो वो आगे चलकर जीवन में कैंसर को प्रोत्साहन देती है। तो अगर इन जीन्स के बारे में हमें पता हो तो हम थोड़ा सावधानी बरत सकते हैं। कुछ कुछ सिचुएशंस में हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर को। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को ब्रैका जीन म्यूटेशन है, तो उन उन उनसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको हम लोग जेनेटिक क्लिनिक में रेफ़र करेंगे, और जो जेनेटिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो जीन्स के बारे में हम ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़्यादा जानते हैं, उनसे उनसे हम लोग बोलते हैं कि आप काउंसलिंग करें। और काउंसलिंग में ये बात होती है कि अगर ब्रैका जीन पॉज़िटिव है, तो क्या हम अपने आप को दोबारा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर से बचा सकते हैं? लेकिन ब्रैका जीन कुछ और भी कैंसर्स करती है। फॉर एग्जांपल, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर। तो अब हम सब सब ऑर्गन को तो बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारी फैमिली पूरी हो जाती है तो हम अपने ओवरीज को, और जो ट्यूब्स लगी होती हैं ओवरी के साथ में, उसको निकाल देते हैं ताकि ओवरी कैंसर नहीं हो। तो ये एक प्रिवेंटेटिव सर्जरी है, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे हमको जीवन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो। तो हम डबल मैस्टेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम दोनों ब्रेस्ट को सर्जिकली निकाल देते हैं ताकि दोबारा ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो। लेकिन ये 100% नहीं होता है। फिर भी जैसे मान लीजिए किसी को डबल मैस्टेक्टमी हुआ है, यानी कि दोनों ब्रेस्ट निकली निकली हुई है सर्जिकली, लेकिन उसके बाद भी जो रेमिनेंट टिश्यू है वहाँ पे भी कैंसर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ओवरी कैंसर में भी 100% नहीं है, लेकिन 95-98% तक ये पॉसिबल है कि हम ओवरी कैंसर से बच सकते हैं, अगर हम ब्रैका जीन पॉजिटिव हैं और हमने ये प्रोफिलैक्टिक सर्जरी किया हुआ है। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार कि बहुत से लोगों को फैमिली दर फैमिली आप देखते हैं कि बहुत सारे कैंसर होते हैं। तो कुछ कैंसर के बारे में तो हम जानते हैं, कुछ कैंसर के बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जिन पीढ़ियों में कैंसर हो रहा है, एक तरह का कैंसर हो रहा है, वो हिंट कर रहा है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो इन होगी। सिचुएशन में हम जेनेटिक क्लिनिक की हेल्प लेते हैं, वहाँ पे हम रेफ़र करते हैं लोगों को, ताकि थोड़ी और जानकारी मिले, और जो उनकी फैमिली हिस्ट्री है, वो एक एक सॉफ्टवेयर आती है, उसमें हम लोड करते हैं, और उसमें जितनी रिस्क होती है, उसके अनुसार हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं। इसमें से 2 जी चीज़ और है।
जेनेटिक टेस्ट जो हम लोग आज कर रहे हैं, वो आज से 5 साल पहले जो करते थे, वो काफ़ी बदल गई है। अब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं। ये एक नई तरह की तकनीक है जिससे हम अपने जीन्स का इवैल्यूएशन करते हैं। ये आज से 5-7 साल पहले डिफरेंट टेक्निक्स थी। यानी कि अगर किसी की जेनेटिक टेस्ट आज से 5 से 7 साल पहले हुई हो तो उसको दोबारा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नई म्यूटेशन जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए थे पहले, अब हम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक ऐसा केस आया था, इसलिए मुझे ये याद रह गया कि जो पुराने कैंसर के मरीज़ हैं, उन्होंने जेनेटिक टेस्ट करवाया है, कोई म्यूटेशन नहीं मिला उसमें, तो कोई हार्म नहीं है, दोबारा से जीपी से बोल के आप रेफ़र कर सकते हैं जेनेटिक क्लिनिक में। और 5-6 महीना में वो आजकल की वेटिंग टाइम है, आप देख कर के वो आपको बता सकते हैं कि कुछ नई टेक्नीक आई है, तो आप दोबारा करवा सकते हैं। जी, जी। दिव्या जी, आप क्योंकि साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ, वैसे में आपके परिवार ने इस मुश्किल घड़ी को कैसे सहा और क्या आपने अपना साहित्यिक सफ़र तब भी जारी रखा था? तो मुझे पता है कि इसके ऑपरेशन के 3 महीने बाद ही मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपना एक सफर साथ साथ नामक एक कहानी संग्रह का लोकार्पण किया। तो मेरा काम तो जारी रहा, सिवाय उस 3 ढाई महीने में काफी उसमें थी तो नहीं किया, लेकिन मेरा काम चलता रहा हमेशा, मैं कभी रुकी नहीं। और मेरे ख्याल से मैंने उस साल 3 किताबें प्रकाशित की। और I तो have आपने always been अपने अपने very किताब uh, जी, जी, जी। तो आपने अपनी किताबों में अपनी जिस तरीके से आप उससे बाहर निकली उसका ज़िक्र किया है कहीं? नहीं, वो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, वैसे कहानियाँ और कविता संग्रह और सारे विमेन इंडियन विमेन लिविंग अब्रॉड की मैंने बहुत सारे संपादित किए। तो और कहानियाँ लिखी उस पर अपने सफर पर, कैंसर के सफर जी, पर, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कैंसर अजीब था, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था। और हमारी फैमिली में सबको डिफरेंट कैंसर हुआ है। मेरे मम्मी को गॉल ब्लैडर में था। मेरी सबसे छोटी बहन जो ओस्लो में सबसे यंगेस्ट साइड वो थी, जियोलॉजिस्ट, उसको सबसे पहले हुआ, सबसे छोटी को। और शी डाइड, क्योंकि उन लोग वो सोचते रहे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, उसका बेटा हुआ और उसको तकलीफ हुई। और उसके बाद उसके वॉइस बॉक्स में था, तो जब तक उनको पता लगा वो ब्रेन तक चला गया, तो शी डाइड। फिर मम्मी की डेथ हुई, मेरे 2 मौसियों की डेथ हुई। सब लोग का डिफरेंट कैंसर था, मेरा ओरल था। तो इसलिए जी, ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि हम ब्रेस्ट को कैंसर सुनते थे और मुझे पता था हम मुझे कभी हो सकता है कि मेरी फैमिली में है। तो ये एक्सपेक्ट करती थी, कुछ भी होता था तो ध्यान रखती थी कि कुछ हो तो नहीं गया। तो पर जब ये हुआ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये छाला है ये लोग। पर जब वो ब्लू और काला नीला पड़ने लगा तो मुझे लगा कि हाँ, ये कैंसर है, ये मुझे पता लग गया था। पर मेरी जीपी को नहीं जी, समझ आया। फिर जब हमने शिकायत भी की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जीपी अवेयर नहीं है इसके लिए, ओरल कैंसर के विषय में उनको बहुत जानकारी नहीं। तो जो जो बहुत अजीब बात थी। और इसलिए मैंने वो शुरू किया अपना यू नो हेल्थ का और इसका फेसबुक पर। और सब मैं लिखती थी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी मुझे सूचना मिली वो मैं सब वहां डाला करती, ताकि और जी, जी, लोग जी, भी समझ जाए, बच जी, जाए उससे। जी, जी। दिव्या जी, यहाँ पर मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहूँगी। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के बारे में और हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक मोहन जी, जो कि डॉक्टर हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं और हमारे साथ दिव्या माथुर जी हैं, जो कि कैंसर सर्वाइवल रही हैं। दिव्या जी से हम बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। दिव्या जी, आप अगर कुछ पूछना चाहें विवेक मोहन जी से, तो आप पूछ सकती हैं। जी, तो मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो ये कि ये जीन के बारे में जो अभी आप बता रहे थे, TP53 के विषय में, क्योंकि मुझे यही था कि क्यों हम सबको अलग अलग जगह हो रहा है। मेरी छोटी बहन को आजकल है, उसको लंग कैंसर है और काफी वो वगैरह हो गई उसकी। तो एक तो ये, और दूसरा ये अब शायद वो TP53 से कनेक्टेड होगा जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और दूसरा ये कि जब मेरा ऑपरेशन हो गया
तो मेरे जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे नॉर्थविक पार्क हॉस्पिटल में, डॉक्टर मोहम्मद, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद कि अब मेरा कैंसर ऐसा है कि जो दोबारा कभी नहीं आ सकता, तो तुमको कीमो और उसकी जरूरत नहीं है, रेडियोथेरेपी, जिसके लिए मैं तैयार थी, सब कुछ था। तो उन्होंने कहा यू डोंट नीड। तो दैट वाज अ गुड न्यूज कि मुझे वो सब नहीं करना पड़ा। और मुझे हमेशा वो रही, और लोग मुझसे कहते रहे क्या कीमो और वो नहीं हुआ दैट मीन्स कि तुम्हें कैंसर था ही नहीं। तुम्हें ऐसी काट पीट दिया गया गलती से। तो एक तो ये बात थी। तीसरा ये कि जैसे आप देख रहे हो मुझे बोलने में अभी भी कठिनाई है, और जब मैं ऑब्टूरेटर लगाती हूँ तो मुझे सांस लेने में मैं हाफ सांस ले पाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बहुत देर तक बोलना, अभी भी, मतलब 3 साल के बाद। तो ये मेरे पास 3 प्रश्न है कि इनका कोई समाधान है। और मेरी फैमिली ने टेस्ट करा लिए थे अभी पिछले 2 साल में, वो जो जीन टेस्ट होता है, ताकि मेरे पोतिया या जो बेटा बेटी है अ, उनको पता लग जाए कि कितना चांस है। तो उनको अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, जीन भी नहीं पता लगा। तो इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या सचमुच मुझको था। जैसे लोग कहते हैं अगर तुमने कीमो और वो नहीं किया, रेडियोथेरेपी, दैट मीन्स कि और तुम्हें अब हो भी नहीं सकता। ऐसे कैसे संभव है? जी डॉक्टर साहब आपके तीनों प्रश्न आपके तीनों प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। मैं कोशिश करता हूँ इनके बारे में बताने की। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कि मेरे को देखिए सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी नहीं हुई या रेडियोथेरेपी नहीं हुई, तो क्या मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट है? तो देखिए, अगर हम किसी भी कैंसर को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम समझने की ये हमारा सबसे पहला प्रयास ये होता है कि ये किस स्टेज की कैंसर है और इस स्टेज में या किस ग्रेड की कैंसर है, यानी कि ये कितना फैला हुआ है और क्या इसकी चांसेस है वापस आने के। जब हमें ये 2 प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो हम उसके ही अनुसार ट्रीटमेंट का प्लानिंग करते हैं। और अगर हम ये समझ ले कि भाई ये एक ऐसी कैंसर है जिसको हम काट के निकाल सकते हैं, इसके बाद दोबारा आने का चांसेस कम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अनप्लेजेंट ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं यूज़ करें। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होता है और फिर हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी और आज तो इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और कभी-कभी तो और जो नए चीज आ रहे हैं वो भी इस्तेमाल करनी होती है। तो ये कहना कि भाई मेरा सर्जरी हुआ और उसके बाद फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी नहीं हुआ तो मेरा चांसेस है कि कैंसर वापस आ जाएगा, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी पर्सन को एक बार कैंसर हो जाता है तो हमेशा के लिए एक अपने आप को, जैसे पहले मैं आपको बता रहा था, अपने आप को निरीक्षण करना है, अपने आप को जांच करना है, जो आप कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि मेरे को छाला पड़ा, फिर वो उसका रंग बदल गया। छाले का रंग तो काला और नीला नहीं होना चाहिए, तो आपने एकदम सही काम किया कि आपने उसके लिए आवाज़ उठाई। और ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, 21st सेंचुरी में, कि हमें अपने लिए सतर्क रहना है। हम अपने हेल्थ को दूसरे पे निर्भर नहीं कर सकते हैं, वो चाहे क्यों आपका जीपी ही क्यों नहीं हो। आपका हेल्थ आपके हाथ में है और ये सबके लिए है। हमारा हेल्थ हमारे हाथ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसके लिए अपने आप को फिट रखें। और इस फिटनेस के बारे में आपका जो दूसरा प्रश्न है कि देखिए मेरा ऑपरेशन हुआ, इसके कारण मेरे को ये कुछ तकलीफ हो रही है कि मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती हूँ या फिर ज़्यादा देर के लिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। ये क्वेश्चन हमसे बार बार ये क्लिनिक्स में पूछा जाता है। तो इसके लिए लिविंग बियॉन्ड कैंसर एक प्रोग्राम है जो कि हम लोग रेफ़र करते हैं मरीजों को। और मरीज नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब आप मरीज नहीं हैं, अब आप एक आम दिव्या माथुर हैं जिसको कुछ नहीं हुआ है। वो एक छोटा सा बैड लक था जो आई और गई। अब आप एक नॉर्मल दिव्या माथुर हैं और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कैंसर होने से पहले हुआ था। बट ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी 100%, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन लिविंग बियॉन्ड कैंसर में फिजियोथेरेपी है, लैंग्वेज थेरेपी है। और आप जैसे बात करते हो कि मेरी मेमोरी फॉगिंग हो रही है, मैं THE को उल्टा लिखती हूँ, तो देखिए ये उन लोगों में ज़रूर होता है जिनको ऑपरेशन होता है और उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है
ताकि उनको दर्द नहीं हो ऑपरेशन के दौरान। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग का ब्रेन है वो थोड़ा मैल फंक्शन करता है कुछ समय के लिए, लेकिन चूंकि जिसने भी हमें बनाया है बहुत अच्छी तरह से बनाया है, अगर हमारा एक पार्ट मैल फंक्शन करने लगता है तो ब्रेन का दूसरा पार्ट धीरे 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 करके वो टेक ओवर करने लगता है, और इससे आपको वापस देखिए 100% तो नहीं आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी अब देखा है कोई ऑपरेशन हुआ है वो जानते हैं कि थोड़ा सा 99.9999% तक आएगा, लेकिन 100% नहीं होता है, थोड़ी सी रह जाती है, क्योंकि जिसने भी हमें बनाया है उसकी चीज को हमने निकाला है, वो कुछ खराब हो गया था, लेकिन लाइफ तो दोबारा से नॉर्मल हो सकती है। तो जी जैसे जी, अगर बहुत अच्छी आप बात बताई देखेंगे कि डॉक्टर हम डॉक्टर साहब आपने। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। दिव्या माथुर जी के पास थोड़ी समय की कमी है, तो मैं उनसे इजाजत चाहूंगी। दिव्या जी, आपका आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने ब्रेवली इस बीमारी से जूझ कर बाहर निकली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत आमंत्रित बहुत करना चाहूंगी गार्गी जी को, जो कि हमारे साथ हैं, वो भी कैंसर सर्वाइवर रही हैं। गार्गी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जी, गार्गी जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि इस बीमारी से जूझना जूझना आपके लिए कितना मुश्किल रहा। बहुत मुश्किल रहा, बहुत मतलब बहुत मुश्किल रहा। वैसे फिजिकल और मेंटली दोनों प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फाइनेंशियल भी होती है, लेकिन फिजिकल से भी ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। वो जो सोचना, ऐसे लगता है कि हम कोई अलग ही दुनिया में आ गए हैं। लोगों का देखना, हमारा सोचना, सब कुछ चेंज होता है, जैसे कि हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो कैंसर एक ऐसा नाम है ना, कैंसर मतलब कैंसर, हमारे दिमाग में जो चला गया है, तो वो एक्सेप्ट हम अभी तक नहीं कर रहे हैं कि मतलब कैंसर हुआ है तो इतनी ज्यादा भी बड़ी बीमारी हो गई। जब मेरा डायग्नोस हुआ था तब मुझे डॉक्टर ने फोन करके बताया कि गार्गी आप अकेली हो घर पे। मैंने बोला हाँ, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि एक बैड न्यूज है तुम्हारे लिए। तो उन्होंने मुझे, यहाँ तो आपको पता है सब अपने पेशेंट को ही बताते हैं, इंडिया में तो दूसरे को बता रहे। तो फिर मुझे बोल रहे कि तेरा डायग्नोस हुआ है, तुझे कैंसर है। तो मेरा बॉडी पूरा शिवर करने लगा और जैसे मैं गिर गई। तो वो जो कैंसर जो नाम है ना, वो बहुत बहुत मेंटली इफेक्ट करता है। तो किसी के लिए भी मुझे नहीं लगता है ये नाम सहन करना इजी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये नाम सुनते ही घबराहट सी होने लगती है। सुनते ही और हम तरह घबराहट। तरह के, जी जी, और हमें तरह तरह के सजेशंस आने शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ हम किस तरीके से इससे बाहर निकले। तो यहाँ हाँ रहकर, इंग्लैंड में रहकर इलाज कराना कितना आसान है, क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी बीमारी होती है तो आप मेंटली, फिजिकली, और फिर आप पैसे भी खर्च करते हैं, वो काफी मुश्किल होता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सही है, अच्छी हैं? बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं, इधर की एनएचएस बहुत अच्छी है। मैं सबको बताती हूँ। सबसे पहली बात है, आप अपने आप को देखो क्या चेंजेस हो रहे हैं शरीर में, और वो चेंजेस को जानो। मेरी एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने छोटा सा डॉट देखा, मुझे पता था, जीपी ने मुझे बोला था कि अगर तुझे ऐसा लगे मेनोपॉज के बाद कि कुछ छोटा सा भी अगर डॉट आ रहा है, हमें कांटेक्ट करो। मैंने मेरे सर्कल में सबको पूछा तो बोलते नहीं नहीं, इग्नोर करो, क्योंकि इंडिया में हम फ्रेंड्स सब बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत फिर मैंने मेरा माइंड मतलब बना दिया। मैंने सोचा नहीं, मेरे को इग्नोर नहीं करना है, मेरे को डॉक्टर को पूछना है। मैंने जीपी को फोन किया, जीपी ने बोला कि तूने अच्छा किया फोन किया, आज ही कल ही मैं तेरा वो अरेंज कर देती हूँ, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करवा। उसी दिन उन्होंने मेरे को, मैं क्यों बता रही हूँ कि एनएचएस कितना हेल्प कर रहा है। तुरंत ही जीपी ने मुझे रिफर कर दिया, क्योंकि इधर होता नहीं है। दूसरे दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, वो लोग एक वीक के बाद रिपोर्ट देते, मुझे उसी दिन उसका फोन आया कि वी कैन सी सम सिस्ट इनसाइड योर वूम, सो वी आर गोइंग टू सेंड यू फर्दर चेकअप्स। तो मैंने बोला कुछ लग रहा है आपको? तो बोले अभी पता नहीं है, गायनिक अभी क्रिसमस आ रही है, तो मेक श्योर यू आर डूइंग बिफोर क्रिसमस। तो उन्होंने तुरंत मेरे को गायनिक का अपॉइंटमेंट दे दिया 23rd को। फिर गायनिक ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा बायोप्सी लेता हूँ, मुझे ऐसा है नहीं कि कैंसर है, लेकिन हो सकता है, तो हम मेक श्योर कर ले। तो मैंने बोला अगर तेरे को नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ वो लोग बोलते हैं। मैंने बोला नहीं, आप मेरे अच्छे के लिए कर रहे हो, आप करो। तो उन्होंने किया, और फिर उन्होंने बायोप्सी के लिए 15 दिन तक नहीं आया, क्योंकि क्रिसमस था, और बाद में जनवरी में आया। जनवरी को 6 को उन्होंने मेरे को फोन करके बोला, और फेब्रुआरी में मुझे उसका ऑपरेशन का डेट मिल गया।
कितना वो लोग प्रायोरिटी से काम करते हैं कि जैसी तुम्हारी प्रायोरिटी है वैसे आपको डेट देते हैं, और वो लोग ध्यान भी बहुत देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ एनएचएस ध्यान नहीं देती है। मेरा अभी तक का ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो मैं यही बता रही हूँ कि अगर अपने आप को देखो, अब क्या अपने आप में क्या चेंजेस है उसको इग्नोर मत करो, और तुरंत जीपी को कांटेक्ट करो, और वो लोग आपको अच्छी से आपकी मतलब सर्विस देंगे। तो मैं तो जी कह जी रही जी हूँ एनएचएस बहुत अच्छा है। जी 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 विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि हम आजकल के आधुनिक दौर में बहुत सारे फास्ट फूड खाने लगे हैं, पैक्ड फूड खाने लगे हैं, तो क्या इसका असर कैंसर पर होता है? क्या इसकी ये भी एक कारण है कैंसर का? जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या एक फैक्टर है जो स्टिमुलेट करता है कैंसर का। तो तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम फिट नहीं रहेंगे, अगर हम बैलेंस्ड खाना नहीं खाएंगे, अगर हम बैलेंस्ड एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बहुत कुछ, सिर्फ कैंसर ही नहीं, बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हम लोग यूज़ करते हैं, और करोड़ों लोग यूज़ करते हैं, उसमें से काफ़ी कम लोगों में ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल लेने से गायनी का कैंसर नहीं होता है, ओवरी कैंसर नहीं होता है। तो जेनेटिक्स और हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये दोनों इन्फ्लुएंस करता है कि क्या कैंसर हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है कैंसर होने का, वो अनफॉर्चुनेटली ये एक एक्सीडेंट है। जिस हिसाब से किसी को एस्मा हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, उसी तरह किसी को कैंसर भी हो जाता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। जैसे आपने गार्गी जी को सुना, वो बता रही थे कि उन्होंने अपना हिम्मत से काम लिया, इतने इतने सारे बैड न्यूज़ के बाद भी वो खड़ी रहीं, गिरी लेकिन फिर से उठी। और जो गिर के उठते हैं, शायद उन्हीं को गार्गी कहते हैं। और थैंक यू। जैसे कि आपने गार्गी जी को सुना कि वो आगे भी अपना सेहत का ध्यान रखेंगी। तो वेल डन। जी, थैंक यू। गार्गी मुझे जी, एक आज सवाल, आपके जी जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछ सकती हैं। सिर्फ एक सवाल है डॉक्टर से मुझे है, अगर आप जी अलाउ जी करो तो मैं पूछूं। बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल आप। मैं, हाँ, हमारे इंडियन कम्युनिटी में लोग बोलते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया है, जब मेरा ये डायग्नोस हुआ तो मैंने फ्रेंड्स को, जो जिसको भी बोला, बोलते तू खाना बाहर से खाती है इसके लिए तुझे हुआ, ऐसा मुझे किसी ने सुनाया। तो फिर मैंने डॉक्टर को पूछा यहाँ पे एनएचएस में, उन्होंने मुझे बोला ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ खाने से होता है, ये जीन्स में होता है। तो क्या बात सही है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आती क्यों होता है कैंसर। चलिए, डॉक्टर आपकी को हम शंका पूछना। को दूर दूर कर देते हैं गार्गी जी। चलिए, आपने तो सुना होगा ना कि एयर होस्टेस जो काम करते हैं, या जो एरोप्लेन चलाते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, जो भी एक दूसरे दूसरे देश जाती हैं पैसेंजर्स को लेकर के, तो वो तो घर का खाना कभी नहीं खाती हैं। तो कैंसर का हाँ सबसे ज़्यादा इंसिडेंस तो हमें हाँ एयर होस्टेस होना में चाहिए। और हाँ। पायलट्स में देखना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं सही होता है। है। वो तो सब हाँ सही है। मैं करीबन 10 साल से कैंसर मरीज के, लगभग लगभग 10 साल से उनकी देखभाल कर रहा हूँ। मुझे सारे लोग मिले, स्कूल टीचर मिला, स्कूल हेल्थ असिस्टेंट मिला, कुछ डॉक्टर मिले, कुछ नर्स मिले, कुछ एचआर पर्सनल मिले, और उसमें एक एयर हॉस्टेस भी है। तो अब आप सोचो कि उतने सारे लोगों में मुझे एक, तो ये कहना कि मैंने ये खाया और ये मैंने कपड़ा पहना, ये मैंने ऐसा एक्सरसाइज नहीं किया, या मैंने ज़्यादा ये सब में सत्यता नहीं है। अच्छा, थैंक जी यू। जी तो अगर कैंसर होता है तो उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूंगी विवेक जी। देखिए, ये जैसे आपने अपने प्रोग्राम में शुरू में बताया कि एक कैंसर का कारण हो सकता है कि क्या मेरे फैमिली में ये कैंसर रन कर रहा है, तो उसके लिए आप उसका टेस्ट कराएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, किसी को ओवरी कैंसर डायग्नोज होता है, या किसी की मदर को, या तो अपने बच्चों को ये बात बताए
कि भाई मेरे को ओवरी कैंसर हुआ है, चांसेस है कि आपको भी हो सकता है, तो आप समय रहते अपना जेनेटिक टेस्ट करा लें। और बीच बीच में आप एक उम्र के सीमा के बाद में अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें, डॉक्टर के पास जाएं, बात करें कि देखो अगर मेरे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसकी आप जांच करवाते रहें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उस फैमिली हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करें। दूसरी चीज़ है कि आप जो चीज़ करते हैं जिससे आपको स्ट्रोक नहीं होता है, डायबिटीज़ नहीं होता है, एस्मा नहीं होता है, वही चीज़ आपको करना है, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। आपको थोड़ी जीवन में खुशियाँ भी चाहिए और गम तो हमेशा रहती है, तो आपको गम को फाइट करने का, वो खुशी का बैलेंस रखने का है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का, थोड़ा रेस्ट करने का, थोड़ा अच्छा खाने का, और कभी कभार रूखा सूखा खाने का। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जीवन में बैलेंस होने का है। सही। जी जी बिल्कुल। जैसे बोन कैंसर के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, बच्चे अगर शिकायत करते हैं कि उन्हें बहुत लेग पेन हो रहा है क्योंकि वो ग्रोइंग पेन भी होता है, तो क्या ये एक इंडिकेशन है या फिर उसको ग्रोइंग पेन ही माना जाए, या उस पर अमल करके डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी होता है? क्योंकि मैं कॉमनली बच्चों में देखती देखिए हूँ कि या तो विटामिन डी की कमी से या किसी कारण से वो कहते हैं कि उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, या शायद एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं बच्चे, तो क्या ये भी एक इंडिकेशन होता है? देखिए दर्द होना एक जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि ग्रोइंग पेन भी है, लेकिन कोई भी पेन अगर परसिस्ट करे, और आप कह सकते हैं कि अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी सिम्टम हो, पेन ही क्यों, कुछ भी हो, कोई दाद हो, कोई खुजली हो, कोई गांठ हो, जो 4 हफ्ते में नहीं जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। अब वो जांच डॉक्टर करे, वो पहले तो उसका हिस्ट्री देखे कि क्या है, और कोई चोट लगी है, नहीं चोट लगी है, या फिर एक एक्सरे हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। क्या पता कि जोड़ में दर्द हो रही है और दर्द पीठ में के हड्डी से वहां रेफर होकर के जा रही है। तो जांच करना, कोई भी सिम्टम जो 4 हफ्ते से ज्यादा तक लास्ट करे, उसकी जांच करना आवश्यक है। जी जी जी। जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के दौरान बालों का झड़ना क्या कॉमन है? क्योंकि जब भी हम कैंसर के बारे में सुनते हैं तो सुनते हैं कि बाल झड़ जाते हैं। क्या ये कॉमन है या बस एक वहम है लोगों देखिए का? नहीं, ये वहम नहीं है। डिपेंड करता है। कीमोथेरेपी, देखिए कीमोथेरेपी एक दवाई नहीं है, कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ मेनी मेनी मेडिकेशंस, और हर मेडिकेशन का अपना साइड इफेक्ट होता है। कुछ कीमोथेरेपी, जैसे मैं एक नाम बता देता हूँ, केपसाइटोबिन से बाल नहीं झड़ते हैं। लेकिन आप कोई दूसरा कीमोथेरेपी लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक नाम बता देता हूँ, एपिरुबिसिन, ये बाल इससे झड़ जाते हैं। तो जिन लोगों के कीमोथेरेपी से बाल झड़ने की चांसेस होती है, हम उनको ऑफर करते हैं कोल्ड कैप ट्रीटमेंट। ये कोल्ड कैप ट्रीटमेंट है कि आप अपने स्कैल्प में कोल्ड कैप पहने, कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले, और उसको पहन के रखना होता है शायद 1 या 2 घंटे के बाद तक। इससे 40% चांस होता है कि कीमोथेरेपी के दौरान पूरा बाल नहीं झड़ेगा, थिन हो जाएगा बाल लेकिन पूरा नहीं जाएगा। और अगर आप कोल्ड कैप नहीं यूज़ करते हैं तो आपके पास है विग, आप कर सकते हैं, टर्बन पहन सकते हैं, स्कार्फ ले सकते हैं। और कीमोथेरेपी ख़त्म होने के कुछ महीनों के बाद में बाल जो है वो वापस आ जाती हैं। वो हो सकते है कि उसकी टेक्सचर दूसरी हो, उसकी कलर दूसरी हो, लेकिन वो बाल वापस आ जाएंगे। और 1 आउट ऑफ 1000 में बाल वापस नहीं आते हैं, लेकिन 999 आउट ऑफ 1000 पीपल जिनको कीमोथेरेपी दिया जाता है, उनके बाल वापस आ जाते हैं। जी, गार्गी जी, कुछ आप पूछना चाहेंगी डॉक्टर विवेक मोहन से? हाँ, मेरे को वैसे पूछना था, वो मेरा वैसे जवाब मिल गया। मेरी बेटी है, तो मैं उनको उसको भी मैंने बोला कि देख मुझे हो चुका है, तो हो सकता है हेरिडिटी में बोलते हैं कि आता है, तो तू अपना वो करवा, पर उसमें हम क्या करवा सकते हैं, वो मुझे जानना है कि उसको मैं क्या बोलूं कि तू क्या चेकअप करवाएगी। विवेक अच्छा, जी, हमारे पास तो 2 मिनट का समय है, हमें जल्दी समेटना होगा। आप अपनी बात जल्दी रख सकते हैं प्लीज। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट है कि आप अपने बच्चे को बोले कि प्लीज़ आप अपने जीपी से ये डिस्कस करें कि मेरी मदर को ये प्रॉब्लम था,
क्या ये मुझे में हो सकता है, मैं कंसर्न्ड हूँ कि ये जेनेटिक हो, तो आप क्या मुझे जेनेटिक क्लिनिक में रेफ़र कर सकते हैं, और जेनेटिक क्लिनिक जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बता सकते हैं कि ये जेनेटिकली ट्रांसमिसिबल कैंसर है या नहीं है। अच्छा, थैंक यू सो मच। जी जी जी। एक क्विक सवाल मेरा है, जैसे कि हम माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, हर घर में होता है। तो क्या ये भी कैंसर का कारण है? क्योंकि हम कई जगह पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं लंबे लंबे, हम्म, उस पर आते हैं कि आप जो खाना गर्म करते हैं शायद वो भी कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जिसकी वजह से कैंसर का खतरा होता है। क्या ये सच है? ये तो रिसर्च का मुद्दा है, लेकिन शायद प्लास्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको प्लेट्स या फिर उसको कवर करने के लिए, उनमें शायद बीपीए केमिकल होती है, वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक सिरामिक प्लेट में आप खाना गर्म कर रहे हैं और माइक्रोवेव में कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द प्लास्टिक देन विद द माइक्रोवेव इटसेल्फ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में तो ये माइक्रोवेव है, और ये तो जब से ब्रह्मांड बना है तब से ये माइक्रोवेव है यहाँ पे। बट आई डोंट नो द रियल आंसर टू दिस। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि शायद वो जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं वो बीपीए फ्री होना चाहिए, एक केमिकल होती है प्लास्टिक में, अब तो ये बैन हो गया है बीपीए। जी जी जी। तो जैसे हम प्लास्टिक को अवॉइड करके नॉर्मल जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं उसमें खाना गर्म करें और फिर हम सर्व करें तो वो बेटर है हेल्थ के लिए? शायद, क्योंकि देखिए इसका सही आंसर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैंने पहले भी नहीं सुना है कि शायद माइक्रोवेव से कैंसर हो। ये मैंने मैंने पहले नहीं सुना है, तो मैं इसके बारे में जी जी, ज़्यादा मैंने नहीं कुछ बताना आर्टिकल्स चाहूँगा। पढ़े थे। जी, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, इसलिए मेरा सवाल आपसे था अंत में। बस मैं वो जानना चाह रही थी कि क्या ये सही है या फिर जैसे कुछ लोग बस लिखते हैं इन चीज़ों को लेकर, बट वो ट्रू नहीं होता। तो एक डॉक्टर से पूछना मुझे उचित लगा कि क्या ये सचमुच चलिए हार्म आपको करता है हम हमारे इसका शरीर को। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं। हमेशा याद रखिएगा बैलेंस। अगर कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म किया तो कभी हो सकता है कि आग में भी गर्म कर लें। बैलेंस बना के जी, रखिए, जीवन में जितना बैलेंस लाइफ बैलेंस में होना रहेगा बिल्कुल। उतना ही आपको रोगों से दूरियां रहेंगी। दूरी रहेंगी। जी, जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने विवेक मोहन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। आपने हमारे बहुत सारे सवाल का जवाब दिया और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उन्हें उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे शो के माध्यम से। और गार्गी जी, आपका इस शो में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दिव्या माथुर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ एक और जुड़ी थी जो कि अब हमारे साथ अभी इस वक़्त शो में नहीं है, विजया देव जी, जो कि हमारे साथ ही सबसे पहले। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो से जुड़ने के लिए। अगले महीने फिर इस शो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए एमएटीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।